हर रात मेरे दादा मेरी माँ को छत के बीम से लटका देते। उसकी कमर को साटन की रिबन से इतना कस देते कि वो सांस तक ठीक से न ले पाती, और फिर उसके दोनों पैरों में पपीता बांध देते। और जब वो किसी तरह उस यातना के दौर को पार कर लेती, तब वो उसे एक पूरी बाल्टी पपीते का दूध पिलाने पर मजबूर कर देते। समय के साथ मेरी माँ की कमर पतली हो गई, टांगे लंबी, त्वचा मुलायम, और उसके पूरे शरीर पर मीठी दूध जैसी महक आने लगी। लेकिन फिर दादा उसे पीले नदी ले गए और ड्रैगन किंग को बलि चढ़ा दी। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे सीधा ड्रैगन पैलेस में घसीट ले गए। अरे बदमाश, मुझे जाने दे। लेकिन ड्रैगन किंग ने उसकी एक न सुनी और उस पर जबरदस्ती कर दी। आह, दर्द होता है। किसने सोचा था कि आधे महीने से भी कम समय में मेरी माँ का पेट फूलने लगेगा। ड्रैगन किंग बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत ड्रैगन पैलेस में दावत रख दी। मेरी माँ ने चुपके से सोचा कि ड्रैगन किंग का बच्चा पेट में होने से उसे अब सम्मान और इज्जत मिलेगी। लेकिन अगले ही पल ड्रैगन किंग की ठंडी आवाज आई, जैसे ही ड्रैगन बच्चा पैदा होगा मैं उसे पूरा निगल जाऊंगा और उसकी असली ड्रैगन ब्लड लाइन से 100 साल और ताकत हासिल करूंगा। मेरी माँ बस मुझे सुरक्षित इस दुनिया में लाना चाहती थी। तो उस दिन उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर पीले नदी के ड्रैगन पैलेस से भाग निकली। संयोग से उसकी मुलाकात एक हरे सांप से हुई जो अपने ट्रिब्यूलेशन में फेल हो गया था और पूरे शरीर पर घाव लिए हुए था। कौंपते हुए मेरी माँ ने नवजात मुझे उसके हाथों थमा दिया और कमजोर आवाज में विनती करने लगी, कृपया इसकी रक्षा करना। ये ड्रैगन चाइल्ड है जिसमें असली ड्रैगन ब्लड लाइन है। एक दिन ये तुम्हारी कृपा का बदला जरूर चुकाएगा। उसके शब्दों के खत्म होते ही मेरी माँ थकान से गिर पड़ी और उग्र पीली नदी की लहरों में बह गई और फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन अगले ही पल उस बुरी तरह जख्मी हरे सांप ने अपनी जीभ बाहर निकाली और एक सुंदर हरे परिधान वाली महिला में बदल गई। फिर मुझे मजबूती से अपनी बाहों में ले लिया। ठीक है, मेरा नाम ल्यू वानलिंग है। आज से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। उसी रात उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि मैं एक ड्रैगन चाइल्ड हूँ। लोगों का मानना था कि ड्रैगन ऑरा से धन्य कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों को छूने के लिए ही बना है। खबर फैलते ही शादी के प्रस्तावों की बाढ़ आ गई, जैसे भेड़ियों को मांस की महक आ गई हो। और तूफान के बीच हमारे दरवाजे पर भीड़ जमा हो गई। अमीर व्यापारी सोने की ईंटें लाए, अफसर जमीन के दस्तावेज लेकर आए। मेरी मास्टर ने मुझे गोद में लेकर एक सख्त शर्त रखी, केवल वही फीनिक्स फिटेड लड़की जो फीनिक्स साल, फीनिक्स महीने और फीनिक्स दिन में पैदा हुई हो मुझसे शादी कर सकती है और मेरी ड्रैगन ऑरा का उपयोग कर अपनी किस्मत बदल सकती है। कुछ लोगों ने सवाल उठाया, हमें क्यों विश्वास करना चाहिए? हमें कैसे पता कि ये ड्रैगन चाइल्ड असली है? मेरी मास्टर ने बिना बहस किए बस मुझे हल्के से थपथपाया। मैं फूट फूट कर रोने लगा और किसी तरह मेरे रोने की आवाज से एक अदृश्य ढाल बन गई। मेरे चारों तरफ 3 फीट के दायरे में तूफान रुक गया, मानो किसी अदृश्य दीवार से टकराकर बिखर गया हो। भीड़ पागल हो गई, सब घुटनों के बल गिर गए और आशीर्वाद की भीख मांगने लगे। सबको उम्मीद थी कि उनकी बेटी का चयन होगा। कई राउंड की स्क्रीनिंग के बाद मेरी मास्टर ने आखिरकार 18 2 साल की फीनिक्स पेटेड लड़कियों को रख लिया। फिर उसने हल्के से मेरी उंगली काटी, उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट से मेरे साथ बांध दिया और उस रात उन्हें अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी रक्षा करने का आदेश दे दिया। और सच में उस रात आसमान में गड़गड़ाहट हुई, सदी में एक बार होने वाली भारी बारिश हुई और पीली नदी दीवारों से टकराने लगी जैसे कोई पागल जानवर हो। धरती कौंप उठी और हवा में मिली हुई एक भयानक ड्रैगन की दहाड़ थी। ड्रैगन किंग ने ड्रैगन ऑरा की हल्की आभा से मेरा पता लगा लिया था। सौभाग्य से 18 फीनिक्स लड़कियों ने अपनी फीनिक्स ऑरा से मुझे ढाल लिया, इसलिए मैं पूरी तरह सुरक्षित था और सुबह तक सोता रहा। अगली सुबह मेरी मास्टर ने उन सभी लड़कियों को विदा कर दिया और उनके परिवारों को कड़ी चेतावनी दी, आज से ये सभी लड़कियां जीवन में बहुत ऊपर जाएंगी और तुम्हारे परिवार भी संपन्न होंगे, लेकिन ये सौभाग्य केवल 18 साल तक रहेगा। 18 साल बाद इनमें से एक को मेरे शिष्य से शादी करनी होगी। अगर तुमने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की तो तुम्हारी किस्मत सूख जाएगी और आपदा आएगी। और जैसा मेरी मास्टर ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट से बंधी 18 फिनिक्स लड़कियों की किस्मत पूरी तरह खुल गई। सबसे भाग्यशाली लड़की ने स्कूल से घर आते ही लॉटरी टिकट उठाया और 500 मिलियन जीत लिए, जिससे उसका साधारण मजदूर परिवार रातों रात अमीरों की लिस्ट में आ गया। यहाँ तक कि आखिरी लड़की को भी 3 महीने बाद अपने गांव से डिमोलिशन पे आउट का नोटिस मिला और मुआवजा 8 अंकों में था। सभी 18 परिवार रातों रात अमीर हो गए और शान से रहने लगे। लेकिन मेरी मास्टर कभी खुश नहीं दिखी। फिर मेरे 8वें जन्मदिन पर बिना किसी चेतावनी के शांत आसमान अचानक काले बादलों में घिर गया। शू बाई, अभी यहाँ आओ। वो देखते मेरी मास्टर का चेहरा बदल गया और उसकी आवाज मैंने कभी इतनी तीव्र नहीं सुनी थी। आज आधी रात को तुम 8 साल के हो जाओगे। तुम्हारी असली ड्रैगन ब्लड लाइन जागने वाली है और तुम्हारी ड्रैगन ऑरा अब छुपी नहीं रहेगी। पिछले 8 सालों से मैं अपनी कल्टीवेशन से फिनिक्स ऑरा और ड्रैगन ऑरा के बीच संतुलन बनाई हुई थी, लेकिन अब मैं और नहीं संभाल सकती। मुझे सेक्लूजन में जाकर सोना होगा। अब से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तुम्हें ये रास्ता खुद चलना होगा। अगले 10 साल इन पतों पर जाओ और हर साल एक फिनिक्स लड़की के साथ रहो। उनके साथ रहकर और उस संबंधित किस्मत को साझा करते हुए ड्रैगन किंग की इंद्रियों को भ्रमित करोगे, ताकि वो तुम्हारा स्थान पता न लगा सके। ये धूप का चश्मा सिर्फ लोगों की आंखों को धोखा नहीं देता, बल्कि ये मेरे स्वयं के सार से बनी एक मुहर है और ये तुम्हारी पुतलियों के अजीब चिन्हों को दबा सकती है। तुम्हें अंधा होने का नाटक करना होगा। कभी किसी को, खास कर उन 18 परिवारों को, ये नहीं देखने देना कि तुम्हारी आंखों में क्या है। जैसे ही तुम्हारी ड्रैगन ऑरा बाहर लीकेज होगी, ड्रैगन किंग तुरंत तुम्हारा पीछा करेगा और तब कोई भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। उसके शब्दों के साथ ही उसकी आकृति धीरे धीरे पारदर्शी हो गई, फिर हरे धुएं के कश बनकर हवा में गायब हो गई। अगले दिन
मैंने धूप का चश्मा लगाया, फीनिक्स लड़कियों के पते खुदे 18 लकड़ी के टैग मुट्ठी में भींचे और अकेले घर से बाहर निकल गया। मैंने बेतरतीब एक टैग निकाला और उस पते का पालन करते हुए शहर तक गया। जब मैं उस घर के पास पहुंचा तो मैंने जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर दी और एक अंधे बच्चे की तरह रास्ता पूछते हुए मेन गेट तक पहुंचा। फिर धीरे से डोरबेल दबाई। दरवाजा खोलने वाली लड़की की माँ थी। मैंने तुरंत सालों पहले बने खून के टोकन को बाहर निकाला और चुपचाप उनसे 1 साल रहने की विनती की। पहले तो लड़की का परिवार टोकन और ड्रैगन ऑरा के सम्मान में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल अकेला था। और एक बार जब उन्हें पता चला कि मेरी मास्टर काफी समय से गायब थी तो उनका व्यवहार दिन ब दिन ठंडा होता गया। तिरस्कार उनके चेहरे पर साफ नजर आता था। सबसे बुरा तब हुआ जब मैं 12 साल का था और छठी फिनिक्स लड़की बाई निंगबिंग के साथ रह रहा था। वो तब 14 साल की थी, बेहद खूबसूरत, आड़ू के फूल जैसी आंखें और एक अमीर लड़की का घमंडी निखरा आत्मविश्वास। जिस पल मैंने उसके घर में कदम रखा उसने कभी मेरी आंखों में नहीं देखा। उसके लिए मैं बस एक चिड़चिड़ा अंधा बच्चा था। वो मुझे नीच कुत्ते की तरह हुक्म चलाती थी और अपनी किसी भी चीज को छूने नहीं देती थी। उसने मेरे साथ एक ही कमरे में सोने से मना कर दिया और हर दिन वो मुझे घुटनों के बल बैठाकर अपने पैर धुलवाने और मसाज करने पर मजबूर करती थी। एक बार मैंने जरा धीमी गति से काम किया तो वो बिफर पड़ी। उसने मेरा सिर पकड़ा, उसे पैर धोने के बेसिन में जोर से घुसेड़ा और मुझे अपना गंदा पैर का पानी पीने पर भी मजबूर करना चाहा। मैंने पूरी ताकत से विरोध किया तो उसने बेसिन को लात मारकर गिरा दिया और वो बदबूदार पानी मेरे सिर पर डाल दिया। मुझे सिर से पैर तक भिगो दिया। फिर जिस दिन मेरा 1 साल पूरा हुआ और मैं जा रहा था, मैंने मुख्य दरवाजे से कदम बाहर रखा ही था कि उसने मेरे पीछे पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। आसमान में तेज रोशनी और धमाकों का वो तांडव ऐसा लगा मानो अनगिनत बर्फीली सुइयां सीधे मेरे दिल में चुभ रही हूं। उस पल मैं गुस्से, अपमान और दर्द से भर गया था और इसी तरह साल बीतते गए। मैं दूसरों की छतों के नीचे रहा, लेकिन मैंने खुद को कभी बर्बाद नहीं होने दिया। सालों में मैंने न केवल वो सब कुछ सीख लिया जो मेरी मास्टर ने सिखाया था, बल्कि मेरे अंदर सोई हुई असली ड्रैगन ब्लड लाइन भी जाग गई। लेकिन मेरी मास्टर ने मुझे बार बार चिताया था कि मैं अपनी ताकत का जरा सा भी संकेत कभी प्रकट नहीं कर सकता, नहीं तो ड्रैगन किंग जो मेरी ड्रैगन ब्लड लाइन को निगलना चाहता था तुरंत मेरा पीछा करेगा। मुझमें ईश्वर जैसी शक्ति थी, फिर भी मुझे एक लाचार अंधे व्यक्ति का किरदार निभाना था जिसके साथ कुत्ते जैसा व्यवहार होता है। वो निराशा और वो खामोशी मुझे पूरे 10 सालों तक खाए रही। जब मैं 18 साल का हो गया और अपने आखिरी मेजबान परिवार सुयुन में पहुंचा, तब तक 18 साल की किस्मत ने सु परिवार को एक रियल एस्टेट साम्राज्य बना दिया था। और सुयुन खुद एक टॉप आइडल थी जो मनोरंजन जगत पर राज करती थी, लाखों लोगों द्वारा पूजी जाती थी। लेकिन उसने मुझे एक इंसान की नजर से नहीं देखा। महज मजाक के लिए वो अपने अमीर प्रशंसकों को सीधे घर ले आती, मेरे सामने ही उनके साथ बेशर्मी से छेड़खानी करती। अरे वो अंधा आदमी तो यहीं बैठा है, तो क्या हुआ, वो तो असबाब की तरह है, वैसे भी कुछ देख नहीं सकता, किस बात की चिंता। उसके बाद गंदे शब्दों और घिनौनी बदबू ने पूरे कमरे में भर दिया, ठीक मेरे चेहरे के सामने सबसे अपमानजनक बेशर्मी जो तुम सोच सकते हो। लेकिन मैं हिल भी नहीं सकता था, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। वे कुछ सेकंड मेरे पूरे जीवन के सबसे कष्टदायक थे। मैंने किसी तरह 1 साल का समय पूरा किया। वो आखिरी साल जब 18 फिनिक्स महिलाओं में से कोई मेरी रक्षा के लिए बंधी थी। अगर मुझे जीवित रहना था तो मुझे इन 18 महिलाओं में से किसी एक को चुनकर उससे शादी करनी थी। मैं चुपके से पुराने घर लौट आया। आंगन में घास उग गई थी, हवा के झोंके जंग खा गए थे, लेकिन मुख्य हॉल में बिस्तर पर एक पूरा लाल दूल्हे का पोशाक अच्छे से रखा था। मेरी मास्टर ने इसे बहुत पहले तैयार कर रखा था। मैंने शादी का सूट पहना, कुर्सी पर बैठ गया और दिन से रात तक इंतजार करता रहा। 18 फिनिक्स महिलाओं में से एक भी प्रतिज्ञा का सम्मान करने नहीं आई। फिर अचानक दरवाजे के बाहर से एक पहचानी हुई आवाज आई, देखो तो बिल्कुल बड़ा हो गया है, ये दूल्हे का सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अविश्वास में घूमा और देखा मेरी मास्टर धीरे से दरवाजे से अंदर आ रही थी। वो उतनी ही जवान और आकर्षक दिख रही थी जितनी पहले कभी थी, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लगभग पारदर्शी, और उसकी पूरी आकृति भूत की तरह धीमी लग रही थी। मास्टर, तुम क्यों वापस आ गए? मुझे तुम्हारी चिंता थी, तुम्हें देखने आना ही था। वो मुस्कुराया और मेरे कॉलर को सीधा करने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं जानता था कि उसने अपनी क्लोज डोर कल्टीवेशन तोड़कर खुद को बाहर निकाला था। मेरे लिए वो सचमुच अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। मास्टर, वे नहीं आ रही हैं, किसने कहा? मैं खुद उन्हें यहाँ लाता हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अगर उनमें थोड़ी भी समझ होती तो वे उन सालों की किस्मत का एहसान चुकाने के लिए तुमसे शादी करने की भीख मांग रही होती। लेकिन अगर सच में कोई तैयार नहीं है तो तुम्हें वो ड्रैगन ब्लड खुद वापस लेना होगा। मुझे शर्मिंदा मत करना। मैं पूरी तरह नहीं समझ पाया कि वो क्या कहना चाह रहा था। मेरा चेहरा जल रहा था। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ममता थी जिसे वो मुश्किल से रोक पा रहा था। वो देर तक चुप रहा। फिर अचानक उसने मेरे हाथ में एक छोटी सी पोटली थमा दी। मैंने उसे खोलना चाहा, लेकिन उसने रोक दिया। ये पोटली बस आखिरी उपाय है। अगर सच में कोई तुमसे शादी करने को तैयार नहीं हुआ तो इसे खोलना शायद तुम्हारी जान बचा सकता है, लेकिन जब बिल्कुल जरूरी ना हो तब मत खोलना। मुझे नहीं लगता कि तुम इसे संभाल पाओगे। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, वो मुड़ा और हवा में उठ गया। उसने एक हस्त मुद्रा बनाई और उसकी आस्तीन से 18 पेपर क्रेन उड़कर सभी दिशाओं में फैल गई और बस उसकी आकृति प्रकाश की एक धारा में बिखर गई और गायब हो गई।
मैं मुख्य हॉल में बैठ गया, उस पोटली को कसकर पकड़े हुए घबराहट में बाहर आ रहे इंजनों की आवाजें सुन रहा था। 18 लग्जरी कारें जानवरों के काफिले की तरह आई और मेरे बेजान छोटे से आंगन के सामने रुक गई। एक एक करके दरवाजे खुले और 18 शानदार खूबसूरत महिलाएं बाहर निकली। किस्मत सच में कमाल करती है। हर एक जबरदस्त फिगर, शानदार चेहरा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनमें से हर एक बिल्कुल काला कचरा बैग लिए हुए थी। पता नहीं अंदर क्या भरा था। क्यों चिक्सिया ने वाइन रेड फिस्टल ड्रेस पहनी थी, पूरी बॉस लेडी एनर्जी। मुझे याद है जब वो बच्ची थी, उसने अंधे मुझे एक हाईवे के बीच में धोखे से छोड़ दिया था। अगर मेरी रिफ्लेक्सेस तेज न होती तो कोई ट्रक मुझे चपटा कर देता। बाई निंगमिंग ने ब्लैक लेदर जैकेट के ऊपर क्रॉप्ड सफेद टैंक टॉप पहना था, साथ में ब्लैक लेदर स्कर्ट थी, और वो इस मस्खरेपन के लिए आई थी। लेकिन मैं उन दिनों को कभी नहीं भूल सकता जब उसने मुझे अपने पैर धुलवाए और मसाज करवाई थी। सुयुन ने नीली रॉयल स्टाइल गाउन पहना था, सुंदर, शाही, लगभग अलौकिक, पर उसने मेरे सामने ही मुझे धोखा दिया था। उसे चुनने का कोई सवाल ही नहीं है। यू चुक्स्यू, आइवरी ऑफ शोल्डर फिस्टल गाउन, आकर्षक और सुडौल। वो मुझे तो नीचा दिखाती थी, लेकिन उसने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था। और उसके चेहरे के नक्श, क्लासिक गुड लक फॉर हर हस्बैंड टाइप। हो सकता है कि वही सही रहे। जब मैं अपने विकल्पों के बारे में सपने देख रहा था, यू चुक्स्यू ने मुंह खोला। अरे शू, तुम्हारी टांगे तो बहुत लंबी हैं। तुम बस शादी क्यों नहीं कर लेते चुंगशू बाई से? तुम हमारे ड्रैगन बॉय के लिए एक बेहतरीन वॉकिंग स्टिक बनोगी। क्यू चिक्सिया ने ठंडी मुस्कान दी और मुख्य हॉल की तरफ नजर डाली। तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं, मैं मानती हूँ। बिल्कुल सही, एक अंधे को रास्ता दिखाने के लिए। अपमान की लहर दौड़ गई। ये फीनिक्स महिलाएं बाहर से बिल्कुल दोषरहित, अंदर से पूरी जहर थी। फिर अचानक बाई निंगमिंग बिफर पड़ी। बस करो, तुम लोगों को क्या हुआ है? उसके ड्रैगन ब्लड की वजह से आज हम जो कुछ भी हैं वो हैं। तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हमारी उससे बचपन से सगाई है। ये उसका हक है कि वो हम में से किसी एक को शादी के लिए चुने। मैं सन्न रह गया। क्या मैं उसे गलत समझ रहा था? वो लड़की जो मुझे अपमानित करने में मजा लेती थी, क्या वो असल में अंदर से नरम थी? क्यों चिक्सिया ने बिना समय गंवाए कहा। हमने एक एक साल उसकी रक्षा की। हमारे बिना वो मर चुका होता। वो कर्ज पूरा चुका दिया गया है। सुयोनी ने भी हाँ मिलाई। हाँ, जैसे कोई वास्तव में उससे शादी करना चाहता हो। हमें इसमें शामिल मत करो, निंगबिंग ने कहा। ठीक है, मैं उससे शादी करूंगी। तो क्या हुआ? वो दौड़कर मुख्य हॉल का दरवाजा खटखटाने लगी। उसकी आवाज बीमार हद तक मीठी थी। शुबाई, शुबाई, क्या तुम अंदर हो? मैं शादी का रस्म निभाने आई हूं। मैंने ऐसा किया जैसे मैंने सुना ही नहीं। ठोकर खाते हुए दरवाजे तक पहुंचा और बाहर गिर पड़ा। पूरा अंधा साबित करने के लिए मैंने जानबूझकर दरवाजे की देहली पर ठोकर खाई और सीधे जमीन पर मुंह के बल जा गिरा। पूरे आंगन में ठहाका लग गया। लेकिन निंगमिंग ने मुझे पकड़ लिया। उसकी आवाज नरम थी। शुबाई, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं आई? मेरा दिल थोड़ा गर्म हुआ। हो सकता है कि सच में एक अच्छी पत्नी मिल जाए। हाँ, हमारा अतीत कड़वा था, लेकिन अगर वो सच में एक अच्छा इंसान है और वास्तव में मुझसे शादी करने को तैयार है तो मैं उसे अपना बनाने के लिए मेहनत करूंगा। मैं मुस्कुराया और ऊपर देखा। अपने चश्मे के पार एक झलक मिली। उसके चेहरे पर सबसे दुष्ट मुस्कान थी। उसी मीठी सौम्य आवाज में उसने कहा, शुबाई, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। उसने एक दस्ताना पहना और अपने पीछे एक छोटे बॉक्स से एक घिनौना, पस से भरा हुआ मरे हुए टोड़ मेंढक को निकाला और ठीक मेरे चेहरे के सामने कर दिया। शुबाई, मुझे एक छोटा सा किस कर दो। एक किस और रस्म पूरी हो जाएगी। मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। पूरा आंगन सन्न हो गया। मैंने चारों तरफ देखा। हर फिनिक्स लड़की ऐसे देख रही थी जैसे कोई शो चल रहा हो। एक ने भी मुझे चेतावनी देने के लिए आवाज नहीं उठाई। मैंने युकिसु पर नजर डाली। वो चुपके से भीड़ के पीछे हट चुकी थी, ठंडी नजरों से देख रही थी। मैंने अंधे का किरदार निभाते हुए एकाएक ध्यान ही नहीं दिया। धीरे से गर्दन बढ़ाई और करीब आ गया। निंगमिंग ने अपनी सांस भी रोक ली, उस टोट को मेरे मुंह के और करीब लाते हुए, आंखों में प्रत्याशा। जैसे ही मेरे होंठ उसे छूने वाले थे, मैंने चुपके से अपनी उंगली से शुद्ध यांग ड्रैगन ऊर्जा को टोट के अंदर ड्राइव कर दी। वो मरा हुआ टोट तुरंत जीवित हो गया, मुंह खोला और एक घिनौनी चीख निकाली। फिर बेतहाशा इधर उधर झटके खाने लगा और सीधा निंगमिंग के चेहरे पर झपटा। निंगमिंग चीखी और पीछे हट गई। टोट जमीन पर गिरा और झाड़ियों में जा घुसा। मैंने चौंकने का नाटक किया। वो क्या था? निंगमिंग? क्या मैंने अभी एक टोट सुना? निंगमिंग अभी भी कौंप रही थी। नहीं, कुछ नहीं, बस एक चूहा था। इस झोपड़ी में कितना समय से कोई नहीं रहा है। चूहे हैं। मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, चलो शादी की रस्म जारी रखते हैं। टोट के बिना उसकी बैकअप योजना। निंगमिंग घबरा गई। वो पागलों की तरह छटपटाने लगी और गालियां देने लगी। मुझे छोड़ो, अंधे कचरे। किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? अपने हाथ मुझसे हटा। 18 सालों का गुस्सा, जिस क्रोध को मैं रोके हुए था, वो उसी समय लगभग टूट ही गया। मेरी ड्रैगन ऑरा लीक होने लगी, पूरी तरह बेकाबू। निंगमिंग भूत की तरह सफेद हो गई। वो एक इंच भी नहीं हिल पा रही थी। फिर अचानक आसमान तूफानी बादलों से अंधेरा हो गया। बादलों के बीच एक ड्रैगन की हल्की आकृति दिखी और एक भारी गड़गड़ाहट हुई। मैं तुरंत संभल गया। अरे नहीं, गुस्से में मैंने अपनी उंगली से ड्रैगन ऊर्जा की थोड़ी सी मात्रा को बाहर निकलने दिया था और ड्रैगन किंग ने इसे महसूस कर लिया था। मैंने तुरंत अपनी ऑरा वापस खींच ली। निंगमिंग का हाथ छोड़ दिया।
लेकिन उसने सोचा कि मैं बिजली के डर से पीछे हट गया और तुरंत वो फिर से उद्दंड हो गई। उसने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर जोर से तमाचा मारा। उसके नाखूनों ने मेरे गाल पर 3 लाल लकीरें खींच दी। अंधा आदमी खुद को आईने में भी नहीं देख सकता। सोच कि क्या तुम लायक भी हो। जब मैंने कहा कि तुझसे शादी करूंगी तो बस मजाक कर रही थी। सच में मान लिया। मैंने अंदर उबल रहे गुस्से को दबाया और धीमी स्थिर आवाज में कहा, तूने सबके सामने खुद कहा था, अपने मुंह से कहा था कि मुझसे शादी करेगी। निंगबिंग ने ठंडी हंसी हंसी 2 कदम पीछे हटी। अच्छा, तू चाहता है मैं तुझसे शादी करूं? ठीक है, तूने मेरी कलाई दुखा दी है। पहले घुटनों पर बैठकर माथा टेक और माफी मांग, हो सकता है फिर सोचूं। उन फिनिक्स लड़कियों ने यह सुनकर हौसला पा लिया। हाँ, घुटनों के बल बैठ। तू क्या समझता है अपने आप को, जैसे तेरे पास विकल्प है? मैंने धीरे से एक लंबी गहरी गहरी सांस ली, अंदर बढ़ते गुस्से को दबाया। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही हो, डर नहीं लगता कि तुम्हारी किस्मत सूख जाएगी, कि आपदा आएगी? शू जिक्सिया ने उपहास किया। खून की एक बूंद और तू समझता है हमेशा के लिए हम तेरी गुलाम हो गई? हम सब $1 बिलियन के परिवार हैं, भले ही तेरा ड्रैगन ब्लड वापस कर दे, हम बर्बाद नहीं होंगे। निंगबिंग ने यह सुनकर अचानक कुछ याद किया जैसे। वो हंसी, जमीन पर पड़े काले कचरा बैग उठाए और सीधा मेरे चेहरे पर दे मारा। ले अपना ड्रैगन ब्लड वापस। ये लेफ्टिनेंट बैग ठीक से बंधा नहीं था, जमीन पर गिरा और खुल गया। मैंने वृत्ति से नीचे देखा, अंदर गंदे खून से सने रुई के पैड थे। मेरे हाथ कांपने लगे, गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और उसी समय चारों तरफ थप्पड़ और चोट की आवाजें गूंजने लगी। सभी फीनिक्स लड़कियों ने अपने काले बैग मुझ पर फेंकना शुरू कर दिया। खून से सने रुई के पैड हर तरफ बरस रहे थे। वे पागलों की तरह ठहाके लगा रही थी, हंसी के मारे दोहरी हो रही थी, कह रही थी, वो देख सकता नहीं, उसके चेहरे पर फेंको। ड्रैगन का पुत्र केवल एक अंधा कचरा बीनने वाला। मैंने उन्हें अनमोल ड्रैगन ब्लड दिया था, एक ऐसा वरदान जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था, और अब वे मुझे इस गंदगी से चुका रही थी। यह अपमान उन सबसे बढ़कर था जो उन्होंने मेरे साथ कभी किया था। वे मेरे ऊपर खड़ी थीं, मुझे नीचा दिखा रही थीं, तिरस्कार भरी मुस्कुराहटें मेरी गरिमा को पैरों तले कुचल रही थीं। लेकिन वे क्या जानती थीं कि मेरे चश्मे के अंतराल से मैं उनमें से हर एक का चेहरा साफ देख सकता था। हर एक का माथा काला था, मौत की आभा से घिरा हुआ था। उनके दिन गिनती के थे। मैंने मन में सोचा, तुम्हारे माथे को देखो, काली ऊर्जा फैल रही है, तुम पर विपदा साफ लिखी है, और तुम अभी भी यहाँ अपने आप पर गर्व कर रही हो। सच में सोचती हो कि जो कर्म तुमने कमाए हैं वे इतनी आसानी से खरीदे जा सकते हैं? अचानक हवा तेज हुई, आसमान अंधेरा हो गया और पहले से भी अधिक भयानक एक दबाव पहाड़ों की तरह आसमान से गिरा। मेरा पूरा शरीर झुक गया, हड्डियां चरमराने लगी, हर मांसपेशी जकड़ गई और मेरी ऊर्जा बेतहाशा उफान मारने लगी। मैं इस उपस्थिति को बहुत अच्छी तरह जानता था। वो आ गया था, वो बूढ़ा राक्षस। पीली नदी के ड्रैगन किंग ने ड्रैगन ऊर्जा का पता लगाकर मुझे ढूंढ लिया था। आज रात यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। मैंने नटखटों से निपटना छोड़ दिया। मैंने अपनी मास्टर द्वारा छोड़ी गई पोटली को पकड़ा और उसे झटके से खोल दिया। अंदर एक किरमिजी रंग का शादी का कॉन्ट्रैक्ट था। कागज के किनारों पर हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी, साफ तौर पर परिशोधित आध्यात्मिक सार से गढ़ा गया था। एक तरफ मेरी जन्म कुंडली थी, दूसरी तरफ सुंदर नाजुक लिप में एक और लड़की की जन्म कुंडली थी। मेरा दिल धड़क गया। ये कुंडली ठंडी, एकांत, वीरान थी। निश्चित रूप से फीनिक्स भाग्य नहीं थी, बल्कि इसमें एक सूक्ष्म सर्पणी ऊर्जा थी। उधर वे महिलाएं वैसे भी मेरे जैसे अंधे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती थी। अब जब निकलने का रास्ता मिल गया था तो वे बिना देर किए भाग निकलना चाहती थी। उन्होंने कुछ कटाक्ष फेंके और फिर ठोकरें खाते हुए एक दूसरे को धक्का देती हुई आंगन से बाहर निकल गई। 18 लग्जरी कारों के इंजनों ने रात को चीर दिया। वे ऐसे धूल उड़ाती भागी जैसे पूंछ दबाए भटके हुए कुत्ते, इस डर से कि कहीं लियू वानिंग अपना मन बदलकर उनके पीछे न पड़ जाए। मैंने चुपचाप अपनी ड्रैगन आंख सक्रिय कर दी। एक सुनहरी रोशनी उस दिशा में दौड़ी जिधर वे गई थी। जैसे ही उन्होंने गेट से कदम बाहर रखा, प्रत्येक व्यक्ति का भाग्य महल तेजी से काला हो गया। उधार लिया हुआ ड्रैगन भाग्य गायब हो गया और एक काली विशाली ऊर्जा सांप की तरह उनके चारों ओर सिमट गई, जो कि धोखे के परिणामों का निर्विवाद शगुन था। आंगन फिर से शांत हो गया। लियू वानिंग ऊपर से कूदकर ठीक मेरे सामने आ गिरा। उसकी तीखी आंखों का तेवर जैसे ही मुझसे मिला, वो पिघल गया और कोमलता में बदल गया। उसकी ठंडी उंगलियों ने धीरे से मेरे गाल से धूल पोंछी। उसकी आवाज में वही पुरानी फिक्र थी। देखो इस बेवकूफ को, सच में अपनी मास्टर की चिंता कर रहा है। मैंने शादी का कॉन्ट्रैक्ट गले से कसकर पकड़ लिया। मास्टर, मैं तो गुस्से में बातें कर रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट, इस पर किसकी कुंडली है? वो मेरे कान के पास आया। उसकी सांस गर्म और सौम्य थी। कोई 19वीं लड़की। डर लग रहा है। मुझे डर नहीं है, मैंने अकड़कर सिर उठाते हुए कहा। भले ही ड्रैगन किंग मुझे निगल जाए, मैं उन महिलाओं से कभी नहीं मांगूंगा जिन्होंने मुझसे मुंह मोड़ा। लियू वानिंग मुस्कुराया, आंखें पैरी तरह झुक गई। लेकिन मुस्कान घटने से पहले ही अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई और पानी बरसने लगा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने मुझे पकड़ा और अंदर खींच लिया। दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। उसने मेरा चेहरा दोनों हाथों में लिया। उसकी आंखें इतनी कोमल थीं जैसे पिघल सकती थीं। भले ही उनमें से कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तो क्या तुम्हारी मास्टर तुमसे शादी कर ले? ये तो मुझे बिजली की तरह लगा। मैं उसी तरह स्तब्ध रह गया। फ्रीज। कॉन्ट्रैक्ट पर जन्म कुंडली, वो मेरी मास्टर की थी। वो सर्प भाग्य। क्या मेरी मास्टर कोई दिव्य प्राणी नहीं, बल्कि एक सर्प दानव था? क्या तुम अपनी मास्टर को नहीं चाहते हो? मैंने पागलों की तरह सिर हिलाया। दिल ढोल बजा रहा था। समय नहीं है, ड्रैगन किंग करीब है। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो
तो रस्म अभी करो। बिना कुछ कहे उसने मुझे खींचकर साधारण वेदी के सामने घुटनों पर बैठा दिया। 3 बार माथा टेक कर प्रणाम। जैसे ही मेरा माथा जमीन को छुआ, शांति की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। अब से मैं तुम्हारी मास्टर नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ। जल्दी एक बूंद ड्रैगन ब्लड दो। मास्टर की आवाज में तीव्र घबराहट थी। मेरा दिल धड़क उठा। बिना सोचे मैंने अपनी उंगली काटी। खून टपकने लगा। वो तेजी से आगे बढ़ा, मेरी उंगली को अपने होठों के बीच ले लिया। गर्म होंठ मेरी त्वचा पर दबे। एक झुंझुनी बिजली मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं पूरी तरह कठोर हो गया। शर्म से उसकी तरफ देखने के बजाय मुंह फेर लिया। ड्रैगन ब्लड उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उसकी आत्मा का रूप थोड़ा ठोस नजर आया। उसने ध्यान से मेरी उंगली पर पट्टी बांधी, फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। बिजली और गड़गड़ाहट के बीच दूर से एक ड्रैगन की हल्की दहाड़ गूंज रही थी। उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। तैयार हो पति? चलो दूल्हा दुल्हन के कक्ष में चलते हैं। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने सिर हिलाया और उसके पीछे हो लिया। मंद रोशनी वाले कमरे में मेरे हाथ कांपते हुए आगे बढ़े और धीरे से उसकी पतली कमर को गले लगा लिया। मेरी उंगलियों के नीचे की त्वचा बर्फ की तरह ठंडी थी, मेरी हथेलियों की गर्मी के बिल्कुल विपरीत। बहुत गर्माहट है। उसकी आवाज नींद और धुंधली थी। वो मेरी बाहों में ऐसे पिघल रहा था। मैंने मुश्किल से अपना गला साफ किया और बिना रुके पूछी बैठा, ड्रैगन किंग से मेरे लिए बैर मोल लेना क्या ये इसके लायक था? उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक हल्की चमक दौड़ी। उसकी उंगली मेरी छाती पर आलसी गोलाई बना रही थी। अपनी शान मत बढ़ाओ, मैं इतना महान नहीं हूँ। 18 साल पहले मैं ड्रैगन ड्राइंग रिचुअल में विफल हो गई। ठंडा जहर मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। मुझे दिन रात तड़पाता रहा जब तक मुझे तुम नहीं मिले। केवल तुम्हारे शुद्ध यांग शरीर को पकड़कर ही मैं कुछ गर्माहट महसूस कर सकती हूँ। निराशा का एक झटका लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर ध्यान देता, उसने अचानक मुझे दूर धकेल दिया और दिया जला दिया। मैं स्तब्ध खड़ा था। वो मुझे मनोरंजक मुस्कान के साथ देख रहा था। सुनो, तुम अभी भी एक नश्वर हो। तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत कमजोर है। अगर हम आगे बढ़े तो तुम मास्टर शिष्य विवाह का कर्म बोझ नहीं उठा पाओगे। इतना कहकर उसने अपने वस्त्र के नीचे से 5 रंगों के चावल की एक छोटी पोटली निकाली। ये चावल मेरे आध्यात्मिक सार को ड्रैगन ऊर्जा के साथ मिलाकर बनाया गया है, संग्रहित और परिष्कृत। एक दाना प्रतिदिन। ये तुम्हारे भौतिक शरीर को स्थिर करेगा और धीरे धीरे तुम्हारी ड्रैगन नाड़ी का पोषण करेगा, जिससे तुम्हारी ड्रैगन शक्ति धीरे धीरे जागेगी बिना किसी को संकेत दिए। एक बार जब तुम उन 18 महिलाओं का ड्रैगन ब्लड वापस ले लोगे तो पूरी तरह से नवीनीकृत हो जाओगे। फिर मुझे ढूंढना। वो मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। एक पेपर क्रेन लेकर लौटा। ये 1 साल चलेगी। उस 1 साल के भीतर तुम्हें उन सभी महिलाओं को अपने साथ रस्म संपन्न करवानी होगी, नहीं तो ड्रैगन किंग आखिरकार तुम्हारी जान ले लेगा। उसके शब्द समाप्त होते ही उसका शरीर डगमगाया, लगभग गिर गया। मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद हो चुका था। उसका पूरा शरीर हर सेकंड और अधिक पारदर्शी होता जा रहा था। मैंने अभी तुम्हारी सील के प्रतिबंध को तोड़ा, साथ ही तुम्हारा ड्रैगन ब्लड लिया। मैं और नहीं रुक सकती। इतना कहना था कि वो हरे प्रकाश की एक लकीर में बिखर गया और शादी के कॉन्ट्रैक्ट में समा गया। केवल एक हल्की आवाज कमरे में रह गई, भागो पति, अभी। ड्रैगन किंग ने इस क्षेत्र को लॉक कर लिया है। यदि तुम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। एक बिजली आंगन के केंद्र में टकराई। पुराना घर बुरी तरह हिला। छत की टाइलें गिरने लगी। मेरी मास्टर की शक्ति के बिना ड्रैगन किंग का भयानक दबाव पहाड़ की तरह गिरा। मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था। मैंने शादी के कॉन्ट्रैक्ट को अपने भीतर की जेब में डाला, बारिश में दरवाजे से बाहर निकला और बिना रुके 6 मील भागा। मेरे फेफड़े जल रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दूर तक आकाश में आग लगी थी। मेरी मास्टर का पुराना घर आग और बिजली में समा चुका था। बिजली की चमक में एक विशाल काली छाया बादलों के बीच हिला रही थी। ड्रैगन किंग वास्तव में आ चुका था। 18 साल दौड़ते और छिपते हुए मैंने सोचा था कि आज मेरी सफलता का दिन है, लेकिन पता चला कि मुझे भागते ही रहना था। क्या मैं सच में अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ फिनिक्स महिलाओं से शादी करके ही बचता रहूंगा? 60 साल तक जीना होगा तो 42 चाहिए होंगी। मेरे दिमाग में एक जंगली विचार जड़ ले गया। अगर इसे समाप्त करना था तो ड्रैगन किंग को मरना होगा। और पहला कदम था अब उन 18 महिलाओं का ड्रैगन ब्लड वापस लेना। 6 महीने बाद जियांगचैंग में एक भविष्यवाणी की दुकान खुली, जिसका नाम था वांग जिंगजाई। एक दिन में केवल एक पढ़ाई, और केवल उनके लिए जिनकी किस्मत में हो। कोई कीमत मौका नहीं खरीद सकती थी। मैं ग्रैंड मास्टर की कुर्सी पर बैठा अपने अखरोटों से खेल रहा था। आधा मुखौटा मेरे चेहरे और उसके नीचे सुनहरी ड्रैगन आंखों को छिपाए हुए था। 6 महीने में मेरी मास्टर के 5 रंगों के चावल ने न केवल मेरे शरीर को स्थिर किया था, बल्कि मेरी ड्रैगन नाड़ी की शक्ति का भी कुछ हिस्सा जगा दिया था। केवल उसी के दम पर वांग जिंगजाई ने उस पुरानी गली में एक नाम बना लिया था। हर ग्राहक अमीर या बड़ा आदमी होता था, लेकिन मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं था। मैं उनका इंतजार कर रहा था जिन्होंने मुझ पर ड्रैगन ब्लड का कर्ज था कि वे खुद मेरे दरवाजे पर आए। माफ करें, क्या मास्टर घर में हैं? एक महिला की आवाज ने द्वार पर पुकारा। मेरा हाथ अखरोट पर रुक गया। मेरे होठों के कोने एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। मैं उस आवाज को भले ही राख में बदल जाए पहचान लूंगा। बाइनिंग बिंग। मैंने अपनी आवाज नीची की, रहस्यमयी संत की भूमिका निभाते हुए। एक लंबी आकृति ने दरवाजे को धक्का दिया। वो उस घमंडी उच्च समाज की राजकुमारी जैसी नहीं थी जैसी 6 महीने पहले थी, बल्कि एक बिल्कुल अलग इंसान थी। वो दुबली और घिसी पिटी दिख रही थी। आंखें लाल, घबराहट से चारों तरफ देख रही थी, जैसे कोई चीज उसका पीछा कर रही हो। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, वो घुटनों के बल गिर पड़ी और बेतहाशा विनती करने लगी, मास्टर कृपया मुझे बचाइए, मैं और नहीं सह सकती। पिछले 6 महीनों से हर रात मुझे सपने आते हैं। एक टोड का जो फोड़ों से भरा है मेरी छाती पर बैठकर मेरी ऊर्जा चूस रहा है। मेरी कंपनी के ऑर्डर बंद होते जा रहे हैं। सभी पार्टनर पीछे हट गए। परिवार के स्टॉक रॉक बॉटम पर पहुंच गए।
दरवाजे से बाहर निकलते ही मुझ पर एक गमला गिरा। गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया। मैंने हर तरीके से कर्ज तोड़ने की कोशिश की, कुछ नहीं काम किया। मैं टूट रही हूं। मैंने अपनी चाय का प्याला रखा, अपनी उंगली फटकारी, 3 सिक्के कछुए के खोल में गिरे। एक हल्की खड़खड़ाहट। मैंने कछुए का खोल उसकी तरफ सरकाया। आवाज कुछ डिग्री ठंडी हो गई। हेक्साग्राम खुद देख लो। ये पढ़ाई विश्वासघात और टूटे विश्वास की है। सभी भाग्य समाप्त, आपदा करीब। गहराई से सोचो, 6 महीने पहले क्या तुमने कुछ ऐसा किया था जो तुम्हारे विवेक के खिलाफ था? कुछ कृतघ्न और बेवफाई वाला। बाई निंगबिंग का चेहरा तुरंत रंगहीन हो गया। होंठ कांपने लगे। उसने मुंह खोला, आंसू बहने लगे। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन वो फिर भी अपने लिए बहाने बना रही थी। मास्टर, मैं सब कुछ बताती हूँ। 6 महीने पहले एक पुराने घर में एक अंधा आदमी था। मेरी उससे सगाई हुई थी। एक अरेंज मैरिज जिसमें मेरे माता पिता धोखा खा गए थे। वो मुझसे शादी करने के लिए मुझ पर दबाव बना रहा था। मैं डर गई, इसलिए मैंने और मेरी सहेलियों ने उसे थोड़ा अपमानित किया और उसका दिया हुआ टोकन वापस कर दिया। मुझे नहीं लगा था कि उसके बाद सीधे बदकिस्मती शुरू हो जाएगी। मास्टर, क्या वो अंधा आदमी मर गया और अब मुझे सताने आ रहा है? मैंने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। उसके संस्करण में मैं उसे शादी के लिए मजबूर करने वाला खलनायक था। वो नहीं मरा। जो तुम्हें लगा है वो भूत नहीं है, ये कर्म का उल्टा असर है। वो अंधा आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुमने उसके भाग्य और आशीर्वाद से सालों लाभ उठाया। यही कारण है कि तुम इतनी तेजी से ऊपर उठी। अब तुमने उसे धोखा दिया और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो भाग्य उलट रहा है। आपदाएं बढ़ती चली जाएंगी। वो टोड़ तुम्हारे स्वयं के द्वेष का भौतिक रूप है और एक संकेत है कि तुम्हारी किस्मत जा चुकी है। तुम्हारी नींव टूट रही है। इसे 3 महीने दो और नुकसान तुम्हारे कोर तक पहुंच जाएगा। तुम बीमारी में दब जाओगी। बाई निंगबिंग सिर से पैर तक कांप उठी। उसने सिर झटककर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें निराशा से भरी थी। मास्टर, कृपया मुझे बचाइए। जो कीमत लेनी है लीजिए। बस इस अभिशाप को हटा दीजिए। बताइए मुझे क्या करना है, मैं वही करूंगी। मैंने उसकी उन्मादी, निराश अभिव्यक्ति को देखा और जानबूझकर अपना लहजा बदल दिया। एक अच्छी खबर का इशारा डाला। तुम्हें बचाना मुश्किल नहीं है, लेकिन कर्ज तो चुकाना ही होता है। तुम उसके 18 साल के आशीर्वाद की ऋणी हो। अब चुकाने का समय आ गया है और सही मायने में आना होगा। सही मायने में आना। मास्टर, बस बताइए, मैं कुछ भी करूंगी। बाई निंगबिंग उस जीवन रेखा को पकड़ते हुए अपने घुटनों के बल आगे बढ़ी। आंखें मुझ पर टिकी थी। बेताब, मेरे साथ एक रात बिताओ, मैं तुम्हारे लिए वो कर्ज उठा लूंगा। बाई निंगबिंग स्तब्ध रह गई, फिर पूरी तरह घबरा गई। मैं उसकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुरा दिया। मैंने तुम्हें तरीका पहले ही बता दिया। जो कर्ज देते हो उसे चुकाओ, अभिशाप अपने आप उठ जाएगा। लेकिन वो आदमी उस रात मर गया। मैं किसी भूत से शादी नहीं कर सकती, है ना? मैंने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। वो कुछ देर असमंजस में बैठी रही, फिर अचानक उसने सिर उठाया और मेरी तरफ चलने लगी। मेज पर चढ़ गई और मेरे हाथ के लिए पहुंची, एक मनावन मुस्कान जबरन चेहरे पर लाते हुए। मास्टर, मुझे पता है आपके पास कोई रास्ता जरूर होगा, है ना? जब तक आप मेरी मदद करने को तैयार हैं, मैं आपकी कही हर बात मानूंगी। मैंने घृणा से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने झंझलाहट और बढ़ा दी। शू जिक्सिया, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं हर दिन तुम्हारे पैर धुलवाऊंगी और मसाज कराऊंगी। तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी, ठीक है? मैंने उसे तिरस्कार से झटका दिया और ठंडे स्वर में कहा, बस 1 साल तक जो मैं कहूं तुम वो करना। एक बार भी पार की तो आगे जो होगा तुम बच नहीं पाओगी। बाई निंगबिंग एक लंबे समय तक चुप रही, फिर सूखे आंसू पहुंचे, उंगली काटी और मेरे साथ खून का अनुबंध किया। मैंने बिना दिखाए ड्रैगन ऊर्जा का एक धागा बाहर फेंका, जिसने उसके चारों ओर की काली आभा को अस्थायी रूप से दबा दिया। वो जमीन पर गिर गई। ठंडे पसीने से कपड़े भीग गए। मैंने उसके गाल पर थपकी दी। अब तुम्हारा काम है बाकी की 17 महिलाओं को इकट्ठा करना और उन्हें मेरे पास लाना, और कोई चाल सोचना भी मत। जानती हो क्या होगा? बाई निंगबिंग ने बार बार सिर हिलाया, आंखें डर से भरी। समझ गई, अभी काम शुरू करती हूँ। 6 महीने बाद बाई निंगबिंग ने एक धन्यवाद भोज के बहाने सभी 17 महिलाओं को एकांत पहाड़ी विला में बुला लिया। हॉल रोशन था। वे सभी शानदार वारिस लड़कियां अब दयनीय, बेचैन और परेशान दिख रही थी। मेरी किस्मत हाल के दिनों में बिल्कुल खराब है। सड़क पर चलते ही मुझ पर गमला गिरा। मेरे स्टॉक लगातार 3 दिन से गिर रहे हैं। मैं आधा पैसा गंवा चुकी हूँ। इस रफ्तार से मैं दिवालिया हो जाऊंगी। ये सब उस अंधे कमीने की करतूत है। हमें उस दिन उसके साथ इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। सुयूनियन ने गुस्से से अपने डिजाइनर बैग को जमीन पर पटका। चलो छोड़ो, ये सब तो कोई रहस्यमय चीज है। वैसे भी वो अंधा क्या कर सकता है? शू जिक्सिया ने आंखें घुमाते हुए ताना मारा। ओह प्लीज, उस दिन सबसे ज्यादा उसे कोसने वाली तुम ही थी और अब रो रही हो। तभी हॉल की बत्तियां अचानक बुझ गईं और दूसरी मंजिल से हील्स की क्लिक सुनाई दी। बाई निंगबिंग एक सुंदर शाम के गाउन में धीरे धीरे नीचे आई, फिर सम्मान पूर्वक एक तरफ खड़ी हो गई, जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का इंतजार कर रही हो। लेडीज, बहुत दिनों बाद मेरी आवाज छहसाई। एक लंबी आकृति धीरे धीरे बाहर आई। सफेद पैटर्न वाला काला पोशाक, तेज और सीधा फूला हुआ सफेद फॉक्स कॉलर चेहरे को ठंडा बना रहा था। हाथ में फोल्डिंग फैन, आधा चेहरा मुखौटे के पीछे छिपा था। बाई निंगबिंग, यह आदमी कौन है? सुयूनियन ने माथा सिकोड़ा। बाई निंगबिंग ने उसे अनदेखा किया और मेरे पैरों में गिरकर पुकारा, मास्टर, सब आ गई हैं। पूरा कमरा सन हो गया। कोई यकीन नहीं कर सकता था कि घमंडी बाई परिवार की वारिस किसी अजनबी के सामने घुटने टेक देगी और उसे मास्टर कहेगी। मैंने हल्की हंसी सुनाई, फिर अपना मुखौटा उतार दिया। मेरी सुनहरी ड्रैगन आंखें सीधे उन पर टिकी थी। मेरी प्यारी मंगेतरों, सिर्फ 1 साल हुआ और तुम मुझे पहचाना नहीं? शूबाई,
तुम्हारी मौत नहीं हुई। कमरा तुरंत धमाके की तरह फटा। शू जिक्सिया का चेहरा पीला पड़ गया। सु यूनियन उस बिल्ली की तरह उछल पड़ी जिसकी पूंछ पर पैर रख दिया गया हो। बाई निंगबिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने सच में उसके साथ मिलकर हमें चूना लगाया। तुम्हें चूना लगाया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। मेरी ड्रैगन ऑरा परत दर परत उन्हें कुचल रही थी। 18 साल पहले तुमने मेरी ड्रैगन किस्मत इस्तेमाल करके ऊपर उड़ान भरी, और 18 साल बाद तुमने सबके सामने सगाई तोड़ी, मुझे अपमानित किया और कहा कि तुम मुझे मरते हुए देखती रहोगी। अब समय आ गया है असल और ब्याज दोनों चुकाने का। मेरे मुंह से ये कहते ही ऊपर का झूमर तेजी से टिमटिमाने लगा और तीखी बिजली की भिनभिनाहट आने लगी और महिलाएं चीखने लगी। सु यूनियन ने डटकर आवाज दी, लड़कियां घबराओ नहीं, वो सिर्फ डींग मार रहा है, चलो। फिर वो दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन वो हिला भी नहीं। अगले ही पल बाहर ठंडी हवा चलने लगी। सीलबंद खिड़कियां जोर जोर से धड़कने लगी। लाल लालटेनें बीमार हरे रंग में बदल गई। अनगिनत पीले चेहरे फर्श से छत तक की खिड़कियों पर परत दर परत दब गए। लालच से कमरे में घूर रहे थे और भयानक छोटी छोटी खिलखिलाटे छोड़ रहे थे। मैंने ठंडे स्वर में कहा, सौदा तोड़ने के बाद जब बैकलैश आता है तो यीन ऊर्जा तुमसे चिपक जाती है। तुम सबने मिलकर मीलों के दायरे में हर भटकती आत्मा के लिए चारा बनाया है। मेरी ड्रैगन ऊर्जा के बिना इस यीन शरीर को रोकना, तुम उनके लिए सही शिकार हो। महिलाएं कांपते हुए एक साथ सिमट गईं। तब मैं तुमसे विनती कर रहा था और तुम इतनी अकड़ में थी। अब तुम्हारी बारी है मुझसे भीख मांगने की। तो बताओ तुम्हारा रवैया कैसा होना चाहिए? बस यही कहना था कि पूरा कमरा सन्न हो गया। सु यूनियन और कुछ लड़कियां जिनका बैकलैश अभी इतना बुरा नहीं था फिर भी अकड़ी रही। वे समझ रही थी कि जो भी आ रहा हो वो पहले मुझ पर ही आएगा। बाकी लोग बस देखती रही, भूतों से डरी हुई, लेकिन फिर भी किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए। लेकिन बाई निंगबिंग सबसे पहले टूटी। उसकी दिवालियापन के कगार पर परिवार के कारण वो सीधे घुटनों के बल गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं खून का अनुबंध करने और ड्रैगन किस्मत वापस करने को तैयार हूँ। तुम जो भी कहोगे मैं करूंगी। सु यूनियन उस पर चिल्लाई कि उसमें दम नहीं है। मैंने ठंडी हंसी फैन फटकारा और कहा, अभी भी अकड़ रही हो तो चख कर देख कि निगले जाने का एहसास क्या होता है। बाहर यीन हवा का झोंका आया। दर्जनों काली छायाएं सीधे सु यूनियन पर टूट पड़ी। बर्फीली यीन ऊर्जा उसे लपेटने लगी। अनगिनत भूतिया हाथ उसे नोचने लगे। वो चीखी और घबराई हुई इधर उधर भटकने लगी। किसी ने मदद करने की हिम्मत नहीं की। बाकी महिलाएं तुरंत टूट गईं। एक एक घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगी। केवल सु यूनियन आखिरी मुकाम पर पूरी तरह बेकाबू हो गई। मैं गलत थी, मैं तुमसे शादी करूंगी, कृपया उन्हें दूर करो। वो जमीन पर गिरकर रो पड़ी। मैंने हाथ उठाया और आत्माओं को वापस खींच लिया। नीचे फैली महिलाओं को देखकर ठंडे स्वर में बोला, मुझे तो बस तुम में से किसी एक से शादी करनी है। बस इतना मुझे एक और साल खरीद लेगा और मैं उसे बैकलैश तोड़ने में भी मदद कर सकता हूँ। उसकी दौलत और परिवार की समृद्धि हमेशा बनाए रख सकता हूँ। बाकी तुम सबके लिए 1 साल बाद क्या हाल होगा पता नहीं। मेरे मुंह से ये निकलते ही पूरा कमरा सन्न हो गया। तनाव चरम पर पहुंच गया। सभी महिलाएं एक दूसरे को मुंह फाड़कर देखने लगी। उनकी आंखों में सतर्कता और गणना भरी थी। यहां बस एक ही स्थान था जिसका मतलब था कि किसी को बाकियों को धोखा देना ही होगा। शूबाई, मैं तुमसे शादी करूंगी। शू जिक्सिया सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वो दौड़ी आई, घुटनों पर गिरी और मेरी टोंग से चिपक गई। उसकी आंखें नरम हो गईं। मुझे चुनो, मेरी पृष्ठभूमि साफ है, मैंने कभी डेट भी नहीं किया। अगर तुम चाहो तो अब से मैं तुम्हें मास्टर कहूंगी, उससे दूर हटो। मैं पहले आई थी। एक और लड़की दौड़ी और शू जिक्सिया को धक्का देकर हटाया। फिर मेरे सामने घुटने टेक दिए। शूबाई, मेरा परिवार रियल एस्टेट में है, हमारे पास पैसा और ताकत है। मैं अपने दहेज के तौर पर अपनी कंपनी के आधे शेयर दे दूंगी। मुझे चुनो। सभी महिलाएं उस सौभाग्यशाली बनने की होड़ में झपट पड़ी। शांत, मैंने फैन खटखटाया। हॉल तुरंत सन्न हो गया। मैं तुम सबके साथ अनुबंध नवीनीकृत कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। मैंने अपनी उंगलियां चटकाई। बाई निंगबिंग ने मेरी हथेली में खून का सार रखा। मैं तुम्हारी ये आपदा टालने में मदद कर सकता हूं, तुम्हारे परिवार की किस्मत बरकरार रख सकता हूं, लेकिन तुम पर जो ड्रैगन किस्मत है वो हस्तांतरित करनी होगी। फिर मैंने एक लाइव स्ट्रीम शुरू की। कैमरे की तरफ देखा और कहा, आज मैं इन 18 फिनिक्स लड़कियों से किस्मत ले रहा हूं और अपने दर्शकों को बांट रहा हूं। किस्मत हाथ में हो तो तुम्हारा भाग्य अचानक बढ़ जाएगा। जैसे ही वे महिलाएं रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली थी कि अचानक बाहर से एक तीखी चीख आई। विला को घेरे हुए 100 भूत ऐसे भागे जैसे उन्होंने अपना प्राकृतिक दुश्मन देख लिया हो। वे पागलों की तरह सभी दिशाओं में बिखर गए और सेकंडों में बिना किसी निशान के गायब हो गए। कुछ गड़बड़ था। ऐसा कोई जो 100 भूतों को तुरंत डरा सके वो भयंकर शक्तिशाली होगा। मेरा दिल डूब गया। मैंने हॉल में लोगों को गिना, 17। एक गायब थी। मैंने बाई निंगबिंग को पकड़ा। मेरी आंखें बर्फीली। 18वीं लड़की कौन है? वो क्यों नहीं आई? बाई निंगबिंग पूरी तरह कांप उठी। वो यू क्यूक्स्यू है। मैंने मैसेज किया, फोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने सोचा वो बस नहीं आना चाहती थी। यू क्यूक्स्यो, ये नाम मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। 18 लड़कियों में से वो एकमात्र थी जिसने कभी मेरा अपमान नहीं किया था। उस रात पुरानी हवेली में मैंने तो यहां तक सोचा था कि अगर मुझे कोई चुनना होता तो मैं चाहता कि वही चुनी जाए, और फिर भी वो वही थी जो कभी आई ही नहीं। बूम! एक गहरी ड्रैगन दहाड़ ने विला के ऊपर धमाका किया। पूरी इमारत जोर से हिलने लगी। बत्तियां टिमटिमा गईं। सु यूनियन जमीन पर गिर पड़ी। बाकी महिलाएं चीखती हुई मेरे पीछे दौड़ आईं।
तभी विला का मुख्य दरवाजा उड़कर खुल गया। एक पतली आकृति धीरे धीरे अंदर आई। यू क्यूक्सियो थी। वो शांत डरपोक लड़की नहीं रही थी। उसने एक चौंका देने वाला लाल और काला पोशाक पहना था। उसके लंबे बाल पीठ पर बिखरे हुए थे, चेहरा बर्फीला, और उसकी आंखों में पूरी दुनिया से ऊपर किसी की अहंकार था। उसने अपनी नजर मेरी तरफ उठाई। उसकी आवाज ठंडी थी। तब मेरी माँ ने कभी स्वेच्छा से वो अनुबंध नहीं किया था। लियू वांग ने हमारे परिवार की सुरक्षा को धमकी देकर उसे मजबूर किया था। तो मैं क्यों चुका हूँ? इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करती, उसने धीरे से हाथ उठाया। विला के अंदर की हवा जम गई। फिर मैंने घबराहट में देखा कि सभी 17 फिनिक्स लड़कियों की त्वचा मेरी आंखों के सामने पीली पड़ रही थी। उनकी जीवन शक्ति निकल रही थी। मैंने अपनी ड्रैगन आंखें खोली। वहां मैंने देखा एक कोयले जैसी काली छाया यू क्यूक्सियो के पीछे कुंडली मारे कमरे में जीवन शक्ति को लालच से चूस रही थी। ये पीली नदी का ड्रैगन किंग था। और उसी पल मैं समझ गया, यू क्यूक्सियो सीधे ड्रैगन किंग के पास गई थी उस आपदा से बचने के लिए, और उसने उसके साथ एक सौदा कर लिया था। यू क्यूक्सियो अचानक मुस्कुराई। उसकी हंसी धीमी और बीमार थी, जैसे दो आवाजें एक दूसरे पर चढ़ी हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी बदौलत मेरे लिए आज रात ये सब चारा एकत्रित हो गया। मैं इन सबको निगलूंगा, फिर तुम्हें भी खाऊंगा और अपनी शक्ति में 100 साल और जोड़ लूंगा। एक भयानक दबाव गिरा। मेरे घुटने मुड़ गए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। होठों से खून की एक फुहार फूट पड़ी। वंशज का दबाव मुझे हिलने तक नहीं दे रहा था। ये असल में एक पिता पुत्र का आमना सामना था। यू क्यूक्सियो मेरे सामने आई। उसने मेरा गला पकड़ा और मुझे जमीन से उठा लिया। मेरी ड्रैगन ऊर्जा मुझसे छीनी जा रही थी। मैं अपना दम घुटता हुआ महसूस कर सकता था। मेरी दृष्टि धुंधली हो रही थी। क्या मैं सच में यहाँ मर जाऊंगा? मेरी माँ का शोक अभी तक नहीं लिया गया था, और मैंने अभी अपनी मास्टर से किया वादा भी नहीं पूरा किया था। मैं ये कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? नहीं। मैं अपनी बची हुई अंतिम ताकत के साथ दहाड़ा। मेरे शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। मेरे खून में एक और शक्ति अचानक जाग गई। जमीन के नीचे से एक भारी धमाका हुआ। फर्श बिखर गया, पत्थर के टुकड़े उड़ने लगे, और उग्र पीली नदी का पानी एक फव्वारे की तरह ऊपर उछला और यू क्यूक्सियो को दूर फेंक दिया। उफनती पानी की दीवार में एक धुंधली आकृति धीरे धीरे दिखाई दी, विलाप करती आत्माओं से घिरी। वो मेरी माँ थी। मास्टर ने मुझे पहले बताया था, जिस दिन मैं पैदा हुआ मेरी माँ को ड्रैगन किंग ने पीली नदी के तल में सील कर दिया था। न इंसान न भूत अंतहीन पीड़ा सह रही थी, और अब वो अपनी मुहर तोड़कर मेरे सामने खड़ी थी। इतना कुछ करके भी तू मेरी योजनाओं में खलल डालने की हिम्मत करती है। एक काली ड्रैगन छाया यू क्यूक्सियो से बाहर फूटी। एक विशाल काला ड्रैगन बन गई और मेरी माँ की आकृति पर पागलों की तरह पंजे मारने लगी। मेरी माँ भले ही पूरी तरह यीन की भूत थी, लेकिन ड्रैगन किंग की शुद्ध यांग शक्ति के सामने वो लगातार पीछे हट रही थी। उसकी आकृति क्षीण हो रही थी। शुबाई, मेरी माँ की आवाज ने गर्जना को चीर दिया। अगर तुम इस आपदा से नहीं बच सकते तो ड्रैगन ब्लड को शादी के अनुबंध को दे दो। उसने 18 साल तुम्हारी रक्षा की। अगर तुम इससे पार नहीं पा सकते तो अब समय है उसे चुकाने का। मेरा पूरा शरीर एक झटके से आ गया। अपनी माँ को गायब होते देखते हुए मैंने जोर से सिर हिलाया। फिर मैंने अपनी छाती पर रखे शादी के अनुबंध को निकाला और उन स्तब्ध महिलाओं पर चिल्लाया, क्या सोच रही हो? खून के अनुबंध पर हस्ताक्षर करो और मेरा ड्रैगन ब्लड वापस दो। बाई, निंगबिंग और बाकियों की तो हालत खराब थी। कौंपते हाथों से उन्होंने अपनी हथेलियां रक्त अनुबंध पर रख दी। सुनहरा खून उनके माथों के बीच से बाहर उड़ा और मेरी हथेलियों में इकट्ठा हो गया। मैंने बिना झिझक अपने ड्रैगन ब्लड को खून की उन बूंदों के साथ मिलाया, फिर सब कुछ शादी के अनुबंध में उंडेल दिया। एक चीख सुनाई दी। मेरी माँ की आकृति काले ड्रैगन के पंजों के नीचे पूरी तरह बिखर गई। वो आंधी में गायब हो गई। मैं जान से चिल्ला उठा। मेरा दिल फटा जा रहा था। काले ड्रैगन ने आकाश भर में दहाड़ मारी, फिर बिजली की काली कौंध की तरह मेरी तरफ आया। ठीक उसी समय शादी का अनुबंध अचानक चौंधिया देने वाली सुनहरी रोशनी से फूट पड़ा। एक ठंडी गर्जना आसमान में गूंजी, भाग जा। एक विशाल हरे सांप का प्रेत उससे बाहर निकला और काले ड्रैगन को दूर पटक दिया। जैसे ही रोशनी धीमी हुई, लियू वानिंग धीरे धीरे ऊपर से उतरा। सुरक्षात्मक मुद्रा में मेरे सामने खड़ा हो गया। उसके हरे वस्त्र एक चित्र की तरह लग रहे थे। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे, मानो स्वर्ग से उतरी देवी। वह मुड़ा। उसकी ठंडी उंगलियों ने मेरा चेहरा थाम लिया। उसकी आंखों में दर्द भरा था। बेवकूफ, किसने कहा था तुम मुझसे सीधा भिड़ो? लेकिन मेरे पति बड़े हो चुके हैं। कम से कम अब वो किसी भी लड़की से आसानी से नहीं खेलेंगे। मास्टर, भागो। मैं घबरा रहा था। मेरी आवाज कर्कश थी। वो मेरे पीछे है। तुमने एक बार मुझे बचाया, तुम्हें फिर से मेरे लिए मरने की जरूरत नहीं है। लियू वानिंग ने मेरी तरफ देखा और अचानक मुस्कुराया। एक दिल दहला देने वाली मुस्कान जिसे देखकर दर्द होता था। आखिरी बार मैंने तुम्हें बचाया था तब 18 साल पहले मैं ड्रैगन बनने में विफल हो गई थी। ठंडा जहर ने मेरे शरीर में प्रवेश किया था और तुमने अपने शुद्ध यांग शरीर से मुझे गरमाया था। मैं केवल वो कर्ज चुका रही थी, लेकिन इस बार ये अलग है। अलग कैसे? मैं रोने के कगार पर था। वो आगे बढ़ी, मेरा चेहरा थाम कर सीधे मेरी आंखों में देखा। तुमने मुझे अभी क्या कहा? मास्टर, गलत। उसकी आवाज दृढ़ और अंतिम थी। तुम्हें मुझे अपनी पत्नी कहना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते, सांप स्वभाव से इंद्रिय प्रिय होते हैं, लेकिन हम बेहद वफादार भी होते हैं। एक बार किसी को चुन लिया तो वो जीवन और मृत्यु के लिए होता है। काला ड्रैगन ऊपर चक्कर लगाते हुए जोर से हंसा। उसने लियू वानिंग को तिरस्कार से नीचे देखा। अपने आप को क्या समझती है? हाँ, तुम वही छोटा कीड़ा है जो अपने ट्रिबुलेशन में फेल हो गया था। एक सांप असली ड्रैगन के सामने ऐसे करता है।
तो आज मैं तुझे भी खा जाऊंगा। लियू वानिंग की आंखें ठंडी हो गई। उसने मेरा चेहरा छोड़ा और काले ड्रैगन की तरफ मुड़ी। उसके चारों ओर हत्यारेटी आभा विस्फोट कर उठी। मेरे पति पर उंगली उठाई तो युद्ध छिड़ जाएगा। वो नीली रोशनी की एक लकीर में बदल गई और आसमान को भेद गई, सीधे काले ड्रैगन से जा टकराई। दोनों आकृतियां छत को तोड़ती हुई बिजली और गड़गड़ाहट के बीच लड़ने लगी। हर एक टक्कर एक बहरे कर देने वाली धमाके के साथ आई। आकाश का रंग भी बदल गया, लेकिन धीरे धीरे ड्रैगन की दहाड़ मजबूत होती गई, जबकि लियू वानिंग की उपस्थिति क्षीण होती गई। एक बिजली आसमान को चीरती हुई आई और लियू वानिंग एक टूटी हुई पतंग की तरह सीधे मेरे सामने जा गिरा। उसके मुंह से खून निकल रहा था, चेहरा कागज की तरह सफेद था। देखा, यही भाग्य है। काले ड्रैगन ने ऊपर चक्कर लगाया। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। सांप सिर्फ सांप है, कभी ड्रैगन नहीं बन सकता। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे भीतर असली ड्रैगन का खून है और तुमने अपनी उम्मीदें इस बेकार सांप दानव पर टिका दी। कितनी निराशा है। मैंने लियू वानिंग को कसकर छाती से लगा लिया। मेरा दिल दर्द से विदीर्ण हो रहा था। मेरे भीतर का असली ड्रैगन ब्लड उफान मार गया। ठंड मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मैंने अपनी बाहों में पड़े पीले चेहरे को देखा और फुसफुसाया, मास्टर, क्या तुमने हमेशा ड्रैगन बनने का सपना नहीं देखा था? तो आज मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती। मैंने जबरदस्ती अपनी सभी मेरिडियन को उलट दिया, अपने सारे ड्रैगन ब्लड को अपने दिल में इकट्ठा किया, फिर अपने हृदय का धधकता हुआ एक मुंह खून उगलकर उसके शरीर में डाल दिया। लियू वानिंग की एक तीखी हताश चीख निकल गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनहरे प्रकाश का एक स्तंभ मुझसे बाहर निकला और लियू वानिंग के शरीर में समा गया। मैं अपनी जिंदगी को पल भर में ढलता महसूस कर सकता था। मेरा ड्रैगन सार पूरी तरह गायब हो गया था और मेरे अंदर के शुद्ध यांग की जगह एक गहरी यीन ठंड ने ले ली थी। उस क्षण से मैं अंतहीन अंधकार में गिर जाऊंगा, एक चरमहीन भाग्य बन जाऊंगा। लेकिन इस बीच सुनहरी रोशनी में स्नान करते हुए लियू वानिंग का शरीर फूलने लगा और एक विशाल हरे सांप में बदल गया। फिर अगले पल कुछ अविश्वसनीय हुआ। उसके हरे शल्क तुरंत चांदी सफेद हो गए। उसके नीचे 4 पंजे उगाए। उसकी पीठ से हरे पंखों का एक विशाल जोड़ा फैल गया। उसकी आंखें साफ स्लिट पुतलियां बन गईं। उसके सिर पर ड्रैगन के सींग उभर आए। एक शानदार चांदी सफेद असली ड्रैगन ऊंचे आसमान में कुंडली मारे थी। उसी क्षण दुनिया का रंग बदल गया। काले बादल उमड़ पड़े। नहीं हो सकता, एक सांप असली ड्रैगन कैसे बन सकता है? पहली बार काले ड्रैगन की आंखों में डर दिखा और वो मुड़कर भागने लगा। चांदी के ड्रैगन ने अपना मुंह ही खोला। ड्रैगन सांस का एक भयानक विस्फोट निकला, जिसने काले ड्रैगन को तुरंत अटका दिया। उसके शरीर पर सिहरन होने लगी। काले शल्क इंच इंच टूटने लगे। उसने चीख मारी, लेकिन उससे छूट नहीं सका। फिर चांदी के ड्रैगन अपने पंख फड़फड़ाए और अंतरिक्ष को मोड़ते हुए काले ड्रैगन के ऊपर आ खड़ा हुआ। उसके विशाल पंजे में अंतरिक्ष को फाड़ने की शक्ति थी और वो काले ड्रैगन के सिर पर जा गिरा। काले ड्रैगन का शरीर काले धुएं में बिखर गया और सुनहरे सफेद ड्रैगन सांस ने उसे भस्म कर दिया। वो बादलों के साथ आसमान में गायब हो गया। अगले ही पल इंद्रधनुषी बादलों ने आकाश भर दिया और ड्रैगन ऊर्जा पृथ्वी पर बारिश की तरह बरसने लगी। मैं अब और नहीं रुक सकता था। मेरा शरीर पीछे की तरफ गिर पड़ा। एक गर्म सान्निध्य ने मुझे पकड़ लिया। चांदी का ड्रैगन तेजी से सिकुड़ा और लियू वानिंग के मानव रूप में लौट आया। उसका माथा मेरे माथे से लगा। उसके मुलायम होंठ मेरे होंठों पर ब्रश हुए। एक गर्म धारा मेरे शरीर में बह गई। हनी, सो जाओ। यह आखिरी आवाज थी जो मैंने सुनी। सब कुछ काला हो गया और मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, मैं अपने परिचित बिस्तर पर वापस था। किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। मेरे बिस्तर के पास एक चिट्ठी, शादी का अनुबंध और एक हरी ड्रैगन स्केल जेड लटकन था। मैंने चिट्ठी खोली और परिचित लिखावट पन्नों पर कूद पड़ी। मेरे प्यार, ड्रैगन किंग मर चुका है। तुम्हारा चरमहीन भाग्य पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी असली ड्रैगन के रूप में कल्टीवेशन के साथ मैंने इसे ड्रैगन स्केल जेड लटकन से बैन दिया है। जब तक तुम इसे अपने पास रखोगे, ये तुम्हारे चरमहीन भाग्य को दबा देगा। जहां तक मेरी बात है, मुझे अब अपने ट्रिब्यूलेशन का सामना करना होगा। 18 फिनिक्स महिलाओं ने पहले ही रक्त शपथ ले ली है। उन्होंने तुम्हारा ड्रैगन ब्लड का कर चुका दिया है। मैंने उनके कर्म संबंधों को पहले ही काट दिया है। अब से तुम में से कोई एक दूसरे पर कुछ भी बकाया नहीं है। अच्छे से रहना और मेरे लौटने का इंतजार करना। तुम्हारी पत्नी लियू वानिंग। मेरी उंगलियों ने चिट्ठी के शब्दों को सहलाया। उनमें अब भी सच्ची गर्माहट थी। मैंने उस ड्रैगन स्केल जेड लटकन को अपनी छाती से लगा लिया। उसमें से एक परिचित गर्माहट उठी, बिल्कुल मास्टर की हथेली की तरह। मास्टर के चले जाने के बाद मैं निराशा में डूबा नहीं, बल्कि मैंने खुद को कल्टीवेशन में झोंक दिया। मास्टर ने जो कुछ सिखाया था उसे अपनी हड्डियों में गढ़ लिया। एक एक कर मैंने उस भाग्य को तोड़ा जिसने मुझे कभी बांधा था। मेरी कल्टीवेशन गहरी होती गई, यहाँ तक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई। अपनी कल्टीवेशन स्थिर करने के बाद मैंने उस पुराने शादी के अनुबंध को लिया और दुनिया भर में यात्रा की। हर जगह मास्टर के निशान खोजे और आखिरकार कुनलुन के ट्रिब्यूलेशन प्लेटफॉर्म पर मुझे हल्के हरे प्रकाश की एक धुंधली किरण मिली। तब मुझे पता चला कि जब मास्टर को अपने ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ा तो उस एक स्वर्गीय आपदा का सामना आया जिसे वो बच नहीं सकती थी। नश्वर दुनिया की रक्षा के लिए उसने खुद को नहीं बचाने का फैसला किया। इसके बजाय उसने अपनी आत्मा को तोड़ दिया और अपनी सारी कल्टीवेशन का उपयोग पीली नदी के तटों पर 100 साल तक पहरा देने के लिए किया, केवल अपनी मुख्य आत्मा का मूल टुकड़ा छोड़कर जो पुनर्जन्म में गिर गया। ये सच जानने के बाद
मैं अकेले जीने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं पीली नदी के देवता के पास गया और अपनी असली ड्रैगन ब्लड लाइन बलि चढ़ा दी, बस एक मौका लेने के लिए। पुनर्जन्म में प्रवेश करके उसे फिर से खोजूं। यहाँ तक कि नदी देवता मेरी भक्ति से प्रभावित हो गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे चेताया, पुनर्जन्म सारी यादें मिटा देता है, यहाँ तक कि आत्मा भी बिखर सकती है। हम दोनों कभी फिर मिल पाएंगे या नहीं, ये पूरी तरह भाग्य पर निर्भर करता है। 100 साल बाद ये इंसान गांव की एक जर्जर मिट्टी की झोपड़ी में एक दुबला पतला छोटा लड़का नींद से आंखें मलता हुआ पिछवाड़े में पेशाब करने के लिए ठोकर खाता हुआ गया। जैसे ही वो घास के पास पहुंचा, उसे एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने नीचे देखा और घास को हटाया। वहां जमीन पर एक घायल छोटा हरा सांप कुंडली मारे पड़ा था। उसका शरीर खून से लथपथ था। उसने कमजोरी उठाया। उसकी स्लिट पुतलियां पानी से चमक रही थी। उनमें जंगलीपन का कोई निशान नहीं था, बल्कि वो ऐसा लग रहा था मानो उसके साथ अन्याय हुआ। लड़का नहीं डरा, बल्कि उसे एक अजीब सी हमदर्दी हुई। बिना सोचे वो बैठ गया। वो समझा नहीं सकता था। वो छोटा सांप बस उसे अजीब तरह से परिचित लग रहा था।